देश, दुनिया, रंग, भाषा सबसे ऊपर है एक सवाल कि आखिर गूगल इतनी सारी पॉलिसीज, गाइडलाइंस और पेनल्टीज बनाने के बाद भी खराब वेबसाइट्स को क्यों रैंक करता है। ऑलमोस्ट हर एसईओ के मन में ये सवाल कैरियर में कभी ना कभी जरूर आता है। एक्सपीरियंस्ड एसईओज इस क्वेश्चन के टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट से सजेशन लेते हैं, थर्ड पार्टी कंसल्ट लेते हैं, लेकिन नए एसईओज इसे समझने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर खराब वेबसाइट्स को क्यों गूगल बेटर रैंक देता है या नहीं देता है। गूगल बेकार साइट्स को क्यों रैंक करता है, ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर गूगल कैसे काम करता है, किन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन उससे भी पहले एक कंफ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है। एक बार क्या होता है कि एक बावला इंसान, पागल इंसान एक साइंटिस्ट की लैब में घुसने का मौका पा जाता है। वो साइंटिस्ट का कोट पहनकर घूमने लगता है। एक टेबल पर एक मेंढक रखा होता है। बेचारा पागल सोचता है कि जब मैंने कोट पहन लिया है तो मैं साइंटिस्ट बन चुका हूँ, और साइंटिस्ट बन चुका हूँ तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। वो बेचारे मेंढक की एक टांग को काट देता है और उसे एक पिन चुभाता है। मेंढक 3 टांगों पर उछल जाता है नेचुरली। पागल दूसरी और तीसरी टांग भी काट देता है मेंढक की और फिर से पिन चुभाता है। मेंढक फिर से किसी तरीके से जुगाड़ करके उछलता है। अब पागल मेंढक की चौथी टांग भी काट देता है और पिन चुभाता है। अब मेंढक कैसे उछलेगा? टांग तो है नहीं। क्या करे बेचारा? पागल साइंटिस्ट का नोट पैड उठाता है और उसमें नोट लिख देता है कि चारों टांगे काटने के बाद मेंढक बहरा हो जाता है ना। अगर आप खुद मेंढक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस बेचारे की टांगे ही नहीं हैं, उसके कान ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट की नकल कर रहे पागल की बात सुनेंगे और उसके एक्सपेरिमेंट को मानेंगे तो आप हमेशा मेंढक के कान का इलाज ढूंढते रह जाएंगे। बहुत सारे एसईओज और ब्लॉगर्स मेंढक के कान का इलाज ढूंढ रहे हैं। अपनी साइट के एसईओ को और ज़्यादा नुकसान करने से रोकने के लिए सबसे पहले गलत एडवाइस लेना बंद करिए। एसईओ एग्जैक्टली रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि आप 10 घंटे के कोर्स में सीख जाएंगे। नाउ अब आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आखिर खराब वेबसाइट्स को अच्छी रैंक क्यों मिल जाती है कभी कभार। कुछ केसेस में ये सही होता है। गूगल खुद भी लकूना प्रॉब्लम का शिकार है। लकूना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैप। जब भी कोई इंफॉर्मेशन ठीक ना हो, उस इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई सारी वेबसाइट खराब हो, तो गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज में मेरे को क्या पता नहीं दिखा सकता है। उसे सर्च रिजल्ट्स देने ही हैं, तो वो जो भी स्पैमी साइट्स अवेलेबल होती हैं उनमें से ही सर्च रिजल्ट शो करने की कोशिश करता है। साइट ओनर सोचता है कि वाओ, मैंने फलाने पीबीएन से जो 1500 बैकलिंक्स ली थी उनसे मेरी वेबसाइट की रैंक अच्छी हो गई है। बट एक्चुअली में कई बार सिर्फ ऐसा होता है कि उस साइट में जो कॉपीड कंटेंट है वो सिर्फ ज़्यादा नई डेट के बेस पर ही रैंक करना शुरू कर देता है। मैनुअल पेनल्टीज अभी भी मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल गूगल अब वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा मैच्योर एटीट्यूड रखता है, मशीन लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर आपकी किसी वेबसाइट पर डोरवे पेजेस बने हुए हैं तो बिंग आपको तुरंत ही डी इंडेक्स कर देगा। बट गूगल मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स को डी इंडेक्स नहीं करता है, सिर्फ उनकी रैंक को कम कर देता है या उन पेजेस को काउंट नहीं करता है। सेम एटीट्यूड बैकलिंक्स के साथ भी है और सेम एटीट्यूड पेज लेआउट के बारे में भी है। अगर किसी वेबसाइट की काफ़ी सारी बैकलिंक्स स्पैमी हैं तो गूगल वेबसाइट को पनिश करने की जगह उन बैकलिंक्स का इफेक्ट नल कर देता है। गूगल का लॉजिक है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बैकलिंक वेबमास्टर ने खुद ना बनाई हो, वेबसाइट को बेकार में क्यों पनिश करें। अगर कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा एड शो कर रही है तो उसे भी पनिश नहीं करता है, बिकॉज मे बी ओनर को पता ही ना हो कि ऐसा कोई रूल है। वो सिर्फ साइट की रैंक को एडजस्ट करता है। तो गूगल लगातार हर तरीके से वेबसाइट को नेगेटिव तरीके से नुकसान पहुंचाने की जगह सिर्फ उसकी रैंक को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है, और ये सारा काम मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स अपने आप करती हैं। पीबीएन और बाकी स्पैमी बैकलिंक्स का आपकी वेबसाइट की रैंक में वही असर होता है जो इन भाई साहब का इस ट्रक के आगे जाने में होगा। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। नाउ काफ़ी सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट पर कंटेंट मेरे कंपेटिटर से अच्छा है बट स्टिल मेरी रैंक नहीं बढ़ रही है। अगर प्रोफाइल वाली बैकलिंक ना बनाऊं तो क्या करूं? ये अकेली मिस्टेक ऑलमोस्ट हर नए एसईओ से हो जाती है। इस पॉइंट पर 2 फैक्टर काम करते हैं। नंबर 1 कि आपका कंटेंट ठीक नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, बट आपको लगता है कि ठीक है। और नंबर 2 कि आपका कंटेंट ठीक है, हाई क्वालिटी है, फिर भी रैंक नहीं करता है। नाउ बारी बारी से इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपका कंटेंट रियली में हाई क्वालिटी है भी। आपको कैसे पता होगा कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है? अगर आपने या आपकी कंपनी ने कंटेंट खुद लिखा है और आप खुद ही जज कर रहे हैं तो आपको वो हमेशा अच्छा ही लगेगा। अपना बच्चा कैसे ख़राब लगता है?
राइट? अपने कंटेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़र स्टडी कीजिए। ये वर्ड बड़ा फैंसी सा लग रहा होगा, बट इसे आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने 5-6 फ्रेंड्स या फैमिली वालों को अपनी साइट और अपने कंपेटिटर की साइट को देखने को दीजिए। उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि आपकी साइट कौन सी है, आपके कंपेटिटर की साइट कौन सी है, ताकि वो ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकें। और फिर देखिए कि वो आपके कंटेंट के बारे में क्या कमियां निकालते हैं, उसमें क्या खामियां निकालते हैं। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, उसकी प्लेसिंग, कंट्रास्ट और कलर पर भी ध्यान दीजिए, और इसके बाद आपको श्योरिटी से पता लग सकता है कि आपका कंटेंट वाकई में अच्छा है या नहीं है। बिना यूजर स्टडी के आप कभी जज मत करिए अपने कंटेंट को। सेकंड पॉइंट है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होने के बाद भी रैंक नहीं करता है, और इसका रीजन है यूजर की नीड का फुलफिल ना होना। गूगल की क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइंस क्लियर आइडिया देती हैं कि गूगल अपनी एल्गोरिदम्स को कहां ले जाना चाहती हैं। अगर किसी को यह पता करना है कि अगली कोर अपडेट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़े। कोई एक कंटेंट हाई क्वालिटी होने के बाद भी रैंक नहीं करेगा अगर वो यूजर की इंटेंट से मैच नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए आप उसी पागल साइंटिस्ट को फिर से बुला लेते हैं अपने। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में पागल साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितने टाइप के पागल होते हैं, पागलों की हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन पागल का इलाज कैसे किया जाए ये नहीं लिखा है। तो आपकी वेबसाइट क्या रैंक करेगी उस बेचारे के इलाज के लिए? सो अपने कंटेंट को लिखते वक्त सिर्फ कीवर्ड रिसर्च मत करिए, कीवर्ड इंटेंट रिसर्च भी करिए, और सही इंटेंट के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने पर फोकस करिए। एक टाइम था जब गूगल कंप्लीटली बैकलिंक्स पर डिपेंड करता था, और फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब बैकलिंक्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम बीच के टाइम में हैं जहां बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है। बैकलिंक अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैकलिंक सब कुछ नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट नई है तो आपको बैकलिंक्स चाहिए, ताकि गूगल को आपकी वेबसाइट का रेलेवेंस समझ में आए, उसे पता चले कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस तरह के नेबरहुड में रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स होंगी आपकी रैंक उसी प्रोपोर्शन में बढ़ दी जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट में कॉमन कंटेंट है जो 2000-3000 वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है, तो फिर गूगल को मजबूरी में बैकलिंक्स के सहारे जाना पड़ता है ये डिसाइड करने में कि आखिर इन सारी एक जैसी वेबसाइट्स में कौन सी यूजर के लिए ठीक है ना। वो साइंटिस्ट की नकल करने वाला पागल याद है ना, जिसने मेंढक की टांगे काट दी थी? हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वही सबसे अच्छा स्पैम कर सकते हैं। लास्ट ईयर पूरे यूरोप में जितने भी पेजेस गूगल ने क्रॉल किए उनमें से 40% स्पैम थे। 40% स्पैम, वो भी यूरोप में। लोग बोलते हैं कि अपने यहाँ ज़्यादा स्पैम होता है, लेकिन 40% स्कोर यूरोप का है, जहाँ खांसने छींकने से पहले भी सॉरी बोलते घूमते हैं, चाहे कोई आसपास हो भी ना। एसईओ में दो तरह की स्ट्रैटेजीज नहीं चल सकती हैं कि आप आधे चेहरे पर शॉर्ट टाइम ट्रिक्स का लोशन लगा लें और बाकी दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज का मॉइस्चराइजर लगाएं। पॉन्ड्स का ऐड नहीं चल रहा है। या तो आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टाइम ट्रिक्स के जरिए कुछ दिन तक चला सकते हैं, फिर इसके बाद कोई कोर अपडेट आएगी और आप सोल्यूशन ढूंढते रह जाएंगे। गूगल सर्च इंजन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑब्वियसली मिस्टेक करता है, उन्हें ठीक भी करता है। 2019 में गूगल में 3600 अपडेट्स हुई पूरे साल में। इफ यू थिंक यू कैन आउटस्मार्ट सच अ सिस्टम, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। अभी कुछ महीने पहले तक एक आरओ कंपनी ने गूगल मैप्स पर काफ़ी लिस्टिंग कर रखी थी, काफ़ी स्पैम कर रखा था, वेब स्पैम भी काफ़ी कर रखा था। नाउ गूगल माई बिजनेस टीम क्या फूंकती है भगवान जाने, लेकिन वेब स्पैम टीम ने वेबसाइट को इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि सारी वेबसाइट्स एक हफ्ते के अंदर ही 90% से भी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। कुछ में 50,000 ट्रैफिक था जो 400-500 तक आ गया है। सर्च अपने आप में एक बेहद सिंपल सी लगने वाली प्रोसेस है, लेकिन इसे हर सेकंड 88,000 से भी ज़्यादा बार करना और सटीक तरीके से करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यस, हर सेकंड गूगल पर 88,000 से भी ज़्यादा सर्च की जाती हैं, और इनमें से 15% ऐसी सर्च क्वेरीज होती हैं जो नई हैं। तो हर सेकंड 13,000 से भी ज़्यादा नई सर्चेज होती हैं, और हर सर्च का रिजल्ट एक्यूरेट होने की उम्मीद हर कोई करता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गूगल वेबसाइट्स और उनके कंटेंट को 4 फैक्टर्स के बेस पर एनालाइज करता है, जो इसी सीक्वेंस में है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 फ्रेशनेस, नंबर 3 रेलेवेंसी, और नंबर 4 परफॉर्मेंस। कंटेंट का हाई क्वालिटी होना कंपलसरी है, क्योंकि सर्च करने वाले यूज़र को सबसे पहले चाहिए कि आंसर जो भी हो वो हाई क्वालिटी कंटेंट से होना चाहिए। इसके बाद है फ्रेशनेस। अगर कोई हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो 10 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है तो उसका क्या फ़ायदा है। सो फ्रेशनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फिर है रेलेवेंसी, यानी कि अगर कंटेंट सर्च करने वाले यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं है
तो क्या फ़ायदा है उसका। एंड इसके बाद आता है परफॉर्मेंस फैक्ट। वेबसाइट का फास्ट लोड होना, CDN एंड ऑल दैट, ये सब कुछ तब काम आता है जब क्वालिटी, फ्रेशनेस और रेलेवेंसी फैक्टर आपकी वेबसाइट के फेवर में होता है। सो अगर आप नई वेबसाइट से शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी बैकलिंक प्रोफाइल को शुरू से ही साफ रखिए, अपने कंटेंट पर यूज़र फीडबैक लीजिए, सिर्फ खुद ही अनाउंस मत करिए कि वो अच्छा है। ओरिजिनल कंटेंट होना एक बात है, उसका हाई क्वालिटी होना एक अलग चीज़ है, और रेलेवेंट होना एक कंप्लीटली अलग चीज़ है। स्ट्रक्चर डाटा पर काफ़ी फोकस करिए, चाहे वो जिस टाइप की भी वेबसाइट हो। स्ट्रक्चर डाटा को अच्छे से यूज़ करिए, या आपकी वेबसाइट को समझने में और सही ट्रैफिक रिसीव करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net।